हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। व्हाट इज आईवी फ्लूइड्स? आईवी फ्लूइड्स क्या है? IV fluids are specially formulated fluids that are injected into a vein to prevent or treat dehydration. IV fluids विशेष रूप से तैयार किए गए तरल पदार्थ है जिसे डिहाइड्रेशन को रोकने या उसका इलाज करने के लिए नस में इंजेक्ट किया जाता है। They are used in people of all ages who are sick, injured, dehydrated from heat और अंडरगॉन सर्जरी। इनका उपयोग सभी आयु वर्ग के उन लोगों में किया जाता है जो बीमार हैं, घायल हैं, गर्मी से निर्जलित हैं या उनकी सर्जरी हुई है या जिनकी सर्जरी हुई है। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स का पूरा नाम क्या है? इंट्रावेनस फ्लूइड्स। दिस इज नो एज आईवी फ्लूइड्स। इसे आईवी फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है। आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के प्रकार। दोस्तों, अब हम आपको आईवी फ्लूइड्स के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन से आईवी फ्लूइड होते हैं। नंबर 1, एनएस, जिसका पूरा नाम नॉर्मल सलाइन है। नंबर 2, डीएनएस, जिसका पूरा नाम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन है। नंबर 3, आरएल, जिसका पूरा नाम रिंगर्स लेक्टेड सॉल्यूशन है। नंबर 4, D5, D10, D25 सॉल्यूशन। दोस्तों, D5 यानी डेक्स्ट्रोज 5%, D10 यानी डेक्स्ट्रोज 10%, D25 यानी डेक्स्ट्रोज 25%, D यानी डेक्स्ट्रोज मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन। दोस्तों, यह आईवी फ्लूइड्स का प्रकार है। कौन कौन आईवी फ्लूइड्स होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का परिचय। दोस्तों, अब हम आपको नॉर्मल सलाइन के बारे में बताने वाले हैं। इट इज इंट्रावेनस फ्लूइड। यह इंट्रावेनस फ्लूइड है। कंपोजिशन। क्या उपस्थित होता है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन में। दोस्तों, क्या उपस्थित होता है उसके बारे में जानेंगे। एनएस यानी एनएस नॉर्मल सलाइन। एनएस की 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1000 ml की बोतल आती है जिसमें 0.9% NaCl पाया जाता है। दोस्तों, एनएस की 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1000 ml की बोतल आती है जिसमें 0.9% NaCl यानी नमक पाया जाता है। एनएस नॉर्मल सलाइन। यूज ऑफ एनएस नॉर्मल सलाइन का उपयोग। दोस्तों, अब हम आपको नॉर्मल सलाइन के उपयोग के बारे में बताने वाले हैं कि नॉर्मल सलाइन का यूज कब और किस कंडीशन में किया जाता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होना। यानी जब किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और जब व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस वक्त हम एनएस का यूज करते हैं। नंबर 2, वुंड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए। दोस्तों, घाव को धोने के लिए भी एनएस का उपयोग किया जाता है। डाइल्यूट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मिलाने के लिए भी एनएस का उपयोग किया जाता है।
दोस्तों आप देखे होंगे जो भी आईवी इंजेक्शन आता है, कुछ ऐसे आईवी इंजेक्शन हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं और उसको डाइल्यूट करने के लिए एनएस का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, मेंटेन वाटर बैलेंस। पानी की कमी पूरा करने के लिए एनएस का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, टू इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर डालने के लिए भी एनएस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को फॉलिस कैथेटर डलाता है तो उस वक्त हम एनएस का भी उपयोग करते हैं। नंबर 6, यूज ऑफ नेबुलाइजेशन। इसका उपयोग कभी कभार नेबुलाइज करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एनएस का उपयोग कभी कभार नेबुलाइज करने के लिए भी किया जाता है। एनएस। दोस्तों अब हम आपको नॉर्मल सलाइन के डोज के बारे में बताने वाले हैं। डोज ऑफ एनएस। नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए? नंबर 1, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन एनएस इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट एज एंड डिजीज कंडीशन। नॉर्मल सलाइन यानी एनएस की खुराक पूरी तरह से रोगी की उम्र और रोग की स्थिति पर निर्भर करती है। दोस्तों नॉर्मल सलाइन की खुराक रोगी की उम्र और उसके स्थिति पर निर्भर करती है कि कितना उसको डोज देना है। नंबर 2, 2000 to 3000 ml एनएस इन 24 आवर्स। मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml एनएस 24 घंटा के अंदर में दे सकते हैं। दोस्तों मरीज को 2000 से 3000 ml एनएस 24 घंटा के अंदर में दे सकते हैं। नोट, ध्यान दें, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बीपी की समस्या है तो उसे नॉर्मल सलाइन यानी एनएस ना चढ़ाएं। नंबर 2, एनएस चढ़ाने से पहले ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। नंबर 3, अगर मरीज का ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे नॉर्मल सलाइन एनएस नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो मरीज को हाइपरटेंशन हो सकता है। दोस्तों अगर मरीज का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाएं, नहीं तो वह हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। नंबर 4, अगर जिस मरीज का ब्लड प्रेशर बीपी लो है उसे एनएस चढ़ाया जा सकता है। एनएस चढ़ाने से बीपी इंक्रीज होता है। दोस्तों जिस भी पेशेंट का अगर बीपी लो है तो उसे एनएस चढ़ा सकते हैं और एनएस चढ़ाने से बीपी इंक्रीज होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनएस। दोस्तों अब हम आपको डीएनएस के परिचय के बारे में यानी डीएनएस के बारे में बताने वाले हैं, जिसका पूरा नाम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन है। इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का परिचय। इट इज इंट्रावेनस फ्लूइड। यह इंट्रावेनस फ्लूइड है। कंपोजिशन, क्या उपस्थित होता है डीएनएस में यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में क्या उपस्थित होता है? डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती है, 500 ml और 1000 ml, जिसमें 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। दोस्तों डीएनएस की 2 बोतल आती है, एक 500 ml की और दूसरी 1000 ml की, जिसमें 0.9% NaCl यानी नमक और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज यानी चीनी पाया जाता है। डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। यूज ऑफ
डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का उपयोग। दोस्तों अब हम आपको डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन के उपयोग के बारे में बताने वाले हैं कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का उपयोग यानी डीएनएस का उपयोग कब और कहाँ और किस स्थिति में किया जाता है। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। दोस्तों जब किसी व्यक्ति की शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन बोला जाता है। उस समय डीएनएस का उपयोग किया जाता है। शरीर में पानी की कमी होने पर डीएनएस का उपयोग किया जाता है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो होने पर। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो हो जाता है उस समय हम डीएनएस का उपयोग करते हैं। बीपी लो होता है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। जब बीपी किसी व्यक्ति का डिक्रीज यानी लो हो जाता है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। और उस समय जब व्यक्ति को हाइपोटेंशन होती है तो उस टाइम भी हम डीएनएस का उपयोग करते हैं। डिक्रीज शुगर लेवल, जब किसी व्यक्ति का शुगर लेवल कम हो जाता है उस समय भी डीएनएस का उपयोग किया जाता है। एक्सीडेंटल कंडीशन, जब किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है तब उस समय उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उस समय भी हम डीएनएस का उपयोग करते हैं। एक्सीडेंटल कंडीशन में हम डीएनएस का उपयोग करते हैं। व्हेन द बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जब शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा हो तब भी डीएनएस का उपयोग किया जाता है। और जब डीएनएस का उपयोग किया जाता है तो उस समय पेनक्रियाज रिएक्ट करता है और बॉडी में इंसुलिन बनने लगता है। डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डोज ऑफ डीएनएस, डीएनएस की मात्रा कितना दें। यानी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डीएनएस की मात्रा कितनी देना चाहिए। द अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन टू बी गिवन टू द पेशेंट डिपेंड्स ऑन द एज एंड कंडीशन ऑफ द डिजीज। रोगी को दी जाने वाली डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा उसकी आयु और रोग की स्थिति पर निर्भर करती है। दोस्तों डेक्स्ट्रोज यानी डीएनएस कितना पेशेंट को देना है वह उसके स्थिति और आयु यानी उम्र पर निर्भर करता है कि उसको कितना डीएनएस देना है। उसके कंडीशन और एज पर डिपेंड करता है। 2000 to 3000 ml डीएनएस इन 24 आवर्स। मरीज को 24 घंटा में 2000 से 3000 ml डीएनएस चढ़ा सकते हैं। दोस्तों मरीज को 24 घंटा के अंदर में 2000 से 3000 ml डीएनएस चढ़ा सकते हैं। यदि किसी मरीज को शुगर की समस्या है तो उसे डीएनएस नहीं देना चाहिए। डीएनएस चढ़ाने से पहले शुगर लेवल चेक कर लेना चाहिए। यदि मरीज का शुगर लेवल इंक्रीज है तो उसे डीएनएस ना चढ़ाएं। यदि मरीज का शुगर लेवल डिक्रीज है तो उसे डीएनएस चढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी मरीज का यानी किसी व्यक्ति का अगर शुगर लेवल इंक्रीज है और हम उसे डीएनएस चढ़ा देंगे तो वह हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाएगा। यानी उस व्यक्ति को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। इसलिए डीएनएस को चढ़ाने से पहले पेशेंट का शुगर लेवल
ज़रूर चेक करें। आरएल रिंगर्स लेक्टेड। दोस्तों अब हम आपको आरएल के बारे में बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आरएल। आरएल के परिचय। इट इज इंट्रावेनस फ्लूइड। यह इंट्रावेनस फ्लूइड है। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच present सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लेक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण है जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लेक्टेट मौजूद होता है। दोस्तों यह इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण है जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लेक्टेट मौजूद होते हैं। आरएल 250 ml, 500 ml और 1000 ml की 3 बोतल आती है। यूज ऑफ आरएल रिंगर्स लेक्टेड सॉल्यूशन। आरएल का उपयोग। दोस्तों अब हम आपको आरएल का उपयोग के बारे में बताने वाले हैं, यानी रिंगर्स लेक्टेड सॉल्यूशन के उपयोग के बारे में बताने वाले हैं कि उस आरएल का यूज कब और किस कंडीशन में किया जाता है। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी होने पर आरएल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति की शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय आरएल का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर भी आरएल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो उस समय आरएल का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, गिवन आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद दिया जाता है, यानी दोस्तों जब किसी व्यक्ति की सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद आरएल का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, बर्निंग कंडीशन। जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसमें भी आरएल का उपयोग किया जाता है, यानी जले हुए पेशेंट को आरएल चढ़ाया जा सकता है या चढ़ाया जाता है। जले हुए पेशेंट को आरएल चढ़ाया जाता है। नंबर 5, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कुपोषण होने जाने पर जब किसी व्यक्ति को न्यूट्रिएंट्स की कमी यानी डिफिशियंसी यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उस समय आरएल का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जब किसी व्यक्ति में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उस वक्त भी आरएल का उपयोग किया जाता है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर, जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस समय भी आरएल का उपयोग किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है तो उस समय आरएल का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, इट कैन बी गिवन टू डायबिटिक पेशेंट। इसे मधुमेह रोगियों को दिया जा सकता है। दोस्तों डायबिटीज पेशेंट को आरएल दिया जा सकता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए आरएल का उपयोग किया जा सकता है। डोज ऑफ आरएल रिंगर्स लेक्टेट सॉल्यूशन का डोज। दोस्तों अब हम आपको आरएल के डोज के बारे में बताने वाले हैं कि आरएल का कितना डोज देना चाहिए पेशेंट को। डोज ऑफ रिंगर्स लेक्टेट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। रिंगर्स लेक्टेट सॉल्यूशन की खुराक रोगी की स्थिति और रोग पर निर्भर करती है। दोस्तों आरएल कितना देना है यह रोगी की स्थिति और उसके रोग पर निर्भर करता है कि आरएल का कितना डोज पेशेंट को देना है।
500 ml RL to 1000 ml RL in 40 hours। 24 घंटा में 500 ml RL से 1000 ml RL मरीज को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों 24 घंटा के अंदर में 500 ml RL से 1000 ml RL पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको डेक्स्ट्रोज के बारे में बताने वाले हैं, जिसको D5, D10, D75 के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। कंपोजिशन यानी क्या उपस्थित है, यानी D5, D10 और D75 में क्या उपस्थित है। D5 यानी 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, यानी दोस्तों 100 ml की बोतल में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज यानी चीनी की मात्रा होती है। D10 यानी 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, यानी 100 ml की बोतल में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज होती है। D75 यानी 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, यानी दोस्तों 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज 100 ml की बोतल में पाई जाती है यानी होती है। यूज ऑफ D5, D10 और D75 यानी डेक्स्ट्रोज 5%, डेक्स्ट्रोज 10% और डेक्स्ट्रोज 25% का यूज। यानी दोस्तों हम अब आपको D5, D10 और D75 के बारे में बताने वाले हैं, यानी D5, D10 और D75 का यूज कब और कहाँ किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। नंबर 1, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने पर, यानी दोस्तों जब किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय हम D5, D10 और D75 का यूज करते हैं या कर सकते हैं। वीकनेस यानी कमजोरी होने पर, जब किसी व्यक्ति को कमजोरी होती है तो उस समय भी हम D5, D10 और D75 का उपयोग करते हैं। नंबर 3, डिजनेस यानी चक्कर आने पर, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आती है तो उस समय भी हम D5, D10, D75 का यूज करते हैं। D5 का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज 5 ग्राम या 5 ग्राम। D10 का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज 10 ग्राम। D75 का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज 25 ग्राम। डोज ऑफ D5, D10 और D75। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं D5, D10 और D75 के डोज के बारे में। 2000 ml to 3000 ml इन 40 hours। 24 घंटा में 2000 ml से 3000 ml चढ़ा सकते हैं। दोस्तों 24 घंटा में 2000 ml से 3000 ml D5, D10, D75 पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। नोट: D5, D10, D75 को शुगर के पेशेंट को ना चढ़ाएं। दोस्तों D5, D10 और D75 को शुगर के पेशेंट को नहीं चढ़ाना चाहिए। D5, D10, D75 को चढ़ाने से पहले शुगर लेवल चेक करें। दोस्तों D5, D10 और D75 को चढ़ाने से पहले पेशेंट का शुगर लेवल चेक कर लेना चाहिए। शुगर लेवल इंक्रीज है तो D5, D10, D75 ना चढ़ाए, नहीं तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। दोस्तों
अगर पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे D5, D10, D75 ना चढ़ाए, नहीं तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगी। मैनिटोल सॉल्यूशन। दोस्तों अब हम आपको मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं कि मैनिटोल सॉल्यूशन क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन का परिचय। इट इज इंट्रावेनस फ्लूइड्स। यह इंट्रावेनस फ्लूइड है। कंपोजिशन यानी मैनिटोल में क्या उपस्थित होता है। 20 ग्राम मैनिटोल सॉल्यूशन इन 100 ml यानी 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल उपस्थित होता है। 100 ml के बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल सॉल्यूशन पाया जाता है। मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग, यानी मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग किस स्थिति में यानी किस कंडीशन में किया जाता है और कब किया जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ diuretic solution it means it increase the volume of urine। यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, यह यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है और यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। इट इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इंक्रीज। इसका उपयोग तब किया जाता है जब शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों जब शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तब इस मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग कर यूरिन के द्वारा पानी को शरीर से कम किया जाता है। दोस्तों जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम यूरिन के द्वारा हम उस पानी को बाहर निकालते हैं। इसीलिए मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग करने पर बहुत ज़्यादा यूरिन होता है और बहुत ज़्यादा यूरिन होने पर हमारे शरीर से पानी लॉस होता है। द पेशेंट यूरिनेट्स अ lot आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन देने के बाद रोगी को बहुत अधिक यूरिन आता है। दोस्तों मैनिटोल सॉल्यूशन देने के बाद रोगी को बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगता है। इसीलिए दोस्तों हम मैनिटोल सॉल्यूशन का तब उपयोग करते हैं जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। और मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग करने से हमारे यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जब हम मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा यूरिन आती है।